नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसके तहत अब हम देखेंगे शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी जैसे संभाजी होते हैं, साहू जी होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू और राजा राम द्वितीय। इसके बाद तो आप लोग जानते ही होंगे कि फिर जो है पेशवा मुख्य भूमिका में आ जाते हैं, तो वो अगले क्लास में कर लेंगे चर्चा। तो दो पार्ट में पूरा हम मराठा को कवर करेंगे। इसके तहत शिवाजी और उनके वंशज को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम जो है पेशवाओं के अधीन जो मराठा साम्राज्य रहता है उसकी चर्चा कर लेंगे। तो दोनों ही क्लासेस जो हैं वो बहुत फ्रूटफुल हैं और क्लासेस तो सारी आपके लिए बहुत ही फलदायक है, बशर्ते आप निरंतर बने रहिए चीजों को लेकर के। 20 मिनट 25 मिनट हम आपका ले रहे हैं, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण चीजें दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, सोमवार से शुक्रवार तक चैनल पे बने रहें। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में और डेथ होती है 1680 ईस्वी में। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में, तो ये नाम याद रखिएगा, कौन सा दुर्ग रहता है? शिवनेर का दुर्ग रहता है। शिवाजी का जन्म हुआ और शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनका नाम शिवाजी किसके प्रेरणा पे रखा गया था? तो जो शिवनेर का किला था उसका भी नाम शिवनेरी, जो एक वहां की माता थी, मतलब उनका जो बड़ा सम्मान था समाज में, तो उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का भी नाम शिवनेर था और इनका भी जो नाम शिवाजी रखा गया था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक दादा कोड़देव का पड़ा, और तीसरे जो महत्वपूर्ण नाम होते हैं समर्थ गुरु रामदास। तो दादा कोड़देव जो उनके संरक्षक होते हैं, माता जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास, इन तीन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी के व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता है। शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही अंगीकार किया, ये जानते रहिएगा। गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदुत्व, धर्मोद्धारक और गैर ब्राह्मण प्रतिपालक की जो है वो उपाधि भी धारण की थी। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया। तत्पश्चात 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरण पर अधिकार किया। तो 43 पे किस पे अधिकार करते हैं? सिंहगढ़ पे अधिकार करते हैं, और 1646 में करते हैं तोरण पर अधिकार। ये सब महत्वपूर्ण फोर्ट होते हैं दक्कन के। 1656 ईस्वी में शिवाजी चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहागढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। तो आप देख रहे होंगे कि 1656 तक आते आते शिवाजी दक्कन में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनकर के उभर चुके थे। 1656 ईस्वी में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली की थी। पूछा गया है कि जावली की विजय शिवाजी ने कब की थी? 1656 ईस्वी में की थी। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। अप्रैल 1656 ईस्वी में उन्होंने रायगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया। तो 1656 का जो वर्ष था शिवाजी के लिए बहुत ही उल्लेखनीय था, क्योंकि उस वर्ष इन्होंने दो महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार किया। एक तो जावली का किला था और दूसरा रायगढ़ का किला, जिसे इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। शिवाजी ने इस विस्तारवादी नीति से बीजापुर की जो शासक होते हैं वो सशंकित हो उठते हैं। ऐसे में शिवाजी की शक्ति को दबाने और उसे कैद करने के लिए 1659 ईस्वी में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजता है। तो जो बीजापुर का सुल्तान होता है वो डरता है कि भाई अगर हमारे बगल में इतनी महत्वपूर्ण शक्ति उभर के आ जाएगी तो ऐसे में हमारे साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। तो वो अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजता है। और ब्राह्मण दूत भास्कर जी, कृष्ण जी भास्कर, एक ये नाम याद रखिएगा, ने अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया। तो आप तो वो कहानी सुने ही होंगे कि भाई ये था कि अकेले में दोनों लोग बैठेंगे, बात करेंगे
और उसी में चूंकि अफजल खां जो है बहुत ताकतवर होता है, बहुत हष्ट-पुष्ट होता है, और शिवाजी तो हमारे दुबले पतले पीछे तो आपने जाना ही है कि भाई किस तरीके से फलों की टोकरी में बैठ के निकल गए। अगर बहुत भारी भरकम व्यक्ति होता तो फलों की टोकरी में बैठ करके कैसे जा सकते थे, तो ये छोटे से थे, अपना निकल गए। तो अफजल खां की मंशा थी कि हम लोग निशस्त्र मिलेंगे और ऐसे में मौका पा करके शिवाजी का गला घोट के मार देंगे। लेकिन चूंकि कृष्ण जी जो भास्कर होते हैं उनके दूत होते हैं, किसके, तो ये दूत होते हैं अफजल खां के। लेकिन चूंकि हिंदू थे और इनको ये लग रहा था कि भाई एक हिंदू राजा निकल के आ रहा है, तो ऐसे में इसकी असमय मृत्यु ना हो, तो ऐसे में ये सारी चीजें बता देते हैं। और शिवाजी जाते हैं बगनखा हाथ में पहन करके, उसको पहने रहते हैं, वो समझ नहीं पाता है और उसके पेट में घोप के मार देते हैं। वो कहानी तो आप लोग जान रहे होंगे। तो यही अफजल खां है, इन्हीं के साथ ये चीजें होती हैं। 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। ये तो मैंने पीछे आपको बताया ही था कि किस तरीके से औरंगजेब जो है 1660 ईस्वी में मराठों पर जो है पूर्णतः अधिकार करना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की नीति ही वही थी कि हम जो है संपूर्ण भारत में एक झंडे के तहत शासन करेंगे। वो झंडा होगा मुगलिया, मतलब मुगल शासन ही पूरे भारत में रहेगा। तो ऐसे में बीजापुर गोलकुंडा को जीत भी लेता हो। बीजापुर गोलकुंडा को जीतने के बाद उसका प्रयास ये रहता है कि भाई मराठों को भी अपने सेवा में लाया जाए या उन्हें हरा करके अपने अधीन किया जाए। तो शाइस्ता खां के माध्यम से प्रयास करते हैं। शाइस्ता खां को आरंभ में कुछ सफलता भी मिलती है, लेकिन वही कि चूंकि मराठे जो है उस क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में पारंगत थे, और एक रात्रि में शाइस्ता खां अपने सैन्य शिविर में सोए हुए थे। उसी समय बहुत तीव्र गति से इनके ऊपर अटैक होता है। ये किसी तरीके से अपना जान बचा के भागते हैं। इस स्थिति में इनका अंगूठा भी कट जाता है और इनका पुत्र जो है मारा जाता है शाइस्ता खां का। और इनके पुत्र का नाम क्या रहता है, फतेह खान, और यही इसमें कहा गया है। 1764 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोला। यह मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था जिसने 4 दिन तक लगातार नगर को लूटा। किसने, तो शिवाजी ने। तो सूरत को लूटने का काम 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा किया गया। तो आप देख रहे होंगे कि शिवाजी और ज्यादा ताकतवर बन के उभर रहे हैं। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि होती है, और थोड़ा सा पुरंदर के संधि के प्रावधानों को आप देख लीजिए। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो शिवाजी को 4 लाख हुड़ वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। और पुरंदर की संधि में पार्टी कौन थे, तो आप लोग जान ही रहे होंगे। औरंगजेब के जो कमांडर होते हैं जय सिंह, और एक तरफ होते हैं शिवाजी। तो 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, मतलब शिवाजी के पास कुल 35 किले थे। 35 में से 23 किले सौंपने पड़े। केवल इनके पास मात्र बचे कितने, 12 किले। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी मनसबदारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। मतलब दूसरा प्रावधान ये था कि जो मुगल शासक होंगे वो शिवाजी के जो पुत्र संभाजी हैं उन्हें पंच हजारी मनसब प्रदान होगा, और मुगल दरबार में उन्हें यथेष्ट सम्मान प्राप्त होगा। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैनिक सहायता देने का वादा किया। और चूंकि अभी तक बीजापुर हस्तगत नहीं किया जा चुका था, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो ऐसे में मुगलों ने कहा कि भाई जब हम बीजापुर पे अटैक करेंगे तो आप हमारी सहायता करेंगे, और शिवाजी ने इसका वचन भी दिया। और इसी कड़ी में ये पिता पुत्र औरंगजेब के दरबार में जाते भी हैं और वहां इन्हें कैद किया जाता है, फिर फलों की टोकरी से निकल करके आते हैं। वो कहानी तो हमने पीछे औरंगजेब को पढ़ाते समय बताया ही था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये कुछ हमारे बैचेज चल रहे हैं। एक तो मुख्य परीक्षा आरओ को लेकर के आप लोग का बस 1-2 दिन में रिजल्ट आने ही वाला है। हो सकता है आज या कल तक तो आ ही जाएगा, जहां तक उम्मीद है। और दूसरा, ये जो परीक्षा के लिए दूसरा है हमारा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज पीसीएस को लेकर के। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और ये बैच उन बच्चों के लिए भी है जो 2026-27 को टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए तो और अच्छा है कि पहले से आप मुख्य परीक्षा को बेहतर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यदि मुख्य परीक्षा बेहतर तैयार रहेगी तो आप अपनी सफलता के ज्यादा करीब रहेंगे। नहीं तो पीटी पास होने के बाद आप सोचे कि हम मुख्य परीक्षा तैयार कर लेंगे तो बहुत टफ होता है और बिखरने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ नियमित आपको प्रश्न कराए जाते हैं, आप उसको लिख करके दिखाते हैं। इस तरीके से जो भी कमी रहती है उसका मूल्यांकन होता है, और फिर जो है
आपको मॉडल आंसर भी इसी तरीके से दिया जाता है। तो संपूर्ण जो आपका सिलेबस है और सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न कराए जाते हैं, कुछ भी नहीं छूटता है। तो ऐसे में ये दोनों ही बैच आपके लिए बेहद फ्रूटफुल है, इसे ज्वाइन करें। 1670 ईस्वी में शिवाजी को मुगलों से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। पुरंदर की संधि द्वारा खोए गए अपने अनेक किलों को शिवाजी ने पुनः जीत लिया। मैंने पीछे बताया ना कि पुरंदर के जो संधि हुई थी उसमें इन्होंने 35 किलो में से 23 को खो दिया था, लेकिन जब वो वहां से लौट के आते हैं आगरा से और फिर ये अपनी शक्ति का संचार करते हैं और जल्दी ही जो किले इन्होंने पुरंदर की संधि में गंवा दिए थे उन पर धीरे धीरे अधिकार करना प्रारंभ करते हैं। इन किलों में कोंडाना का किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने इस किले का नाम क्या रखा था? तो सिंहगढ़ रखा था। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर पुनः आक्रमण किया और उसे लूटा तथा मुगलों से चौथ की मांग की। तो सूरत में द्वितीय अटैक कब होता है? 1670 ईस्वी में होता है शिवाजी के द्वारा। 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया था। कहां कराया था? तो रायगढ़ में कराया था। तो देखिए काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, ये भी प्रश्न पूछा गया है। राज्याभिषेक कब कराया था? तो 14 जून 1774 ईस्वी में कहां कराया था? तो रायगढ़ में, और यही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो इस लाइन से 2-3 बार प्रश्न पूछा गया और 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको तो जरूर आप लोग देख लेंगे। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय विदेशी यात्री जॉर्ज ऑक्सडेन उपस्थित था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी ये पूछा नहीं गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जब शिवाजी का 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट द्वारा काशी के जो विद्वान होते हैं राज्याभिषेक कराया जाता, तो उस समय कौन सा विदेशी यात्री वहां उपस्थित था? तो वही थे जॉर्ज ऑक्सडेन थे। शिवाजी का एक स्थायी जलबेड़ा कोलाबा में रहता था। बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवाजी का जो स्थायी जलबेड़ा था, मतलब नौ वहन जो क्षमता थी, वो कहाँ स्थापित थी? तो कोलाबा में, जो महाराष्ट्र में है। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका अंतिम संस्कार सोयराबाई से, मतलब इनकी पत्नी रहती है उत्पन्न, राजा राम ने किया था। इनकी एक अन्य पत्नी पुतलीबाई उनके मृत्यु के बाद सती हो जाती हैं। पहली बात तो ये जानिए कि इनको जो मुखाग्नि दिया था किसने दिया था? तो संभाजी महाराज ने नहीं दिया था, क्योंकि संभाजी से शिवाजी के बीच अदावत की चीजें थी, बहुत ज्यादा पिता पुत्र में पटता नहीं था। उसका कारण था संभाजी का स्वच्छंद रूप से मतलब व्यवहार करना। तो ऐसे में इन्होंने तो संभाजी को पन्हाला के किले में कैद तक कर रखा था शिवाजी ने अपने शासनकाल में। तो उस समय इनको मुखाग्नि देते हैं, यही राजा राम देते हैं। और अब थोड़ा सा शिवाजी का संक्षेप में प्रशासन देख लेते हैं। तो शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना था। लेकिन इसे जो है आधुनिक मंत्री परिषद की तरह नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका काम केवल परामर्श देने का था, बाकी सारे अधिकार जो है वो शिवाजी के पास ही थे। तो ये आप जानते रहिए। राजा या छत्रपति यह प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक होता था। मतलब वही जो शिवाजी थे वो अपने आप में पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न निरंकुश थे। और अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति थे। मतलब सर्वोच्च जो शक्ति है वो किसमें निहित है? तो वो छत्रपति में निहित है। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करना था। सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था। तो आप देख रहे हैं कि मतलब छत्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता था वो पेशवा का होता था। अमात्य अथवा मजूमदार यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाकिया नवीस अथवा मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार का प्रतिनिधित्व की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। मतलब जो वर्तमान में जो गृह मंत्री का काम है ये कौन करते थे? मराठा में वाकिया नवीस करते थे। सुर नवीस अथवा सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना तथा परगनों के हिसाब की जांच करना इनका मुख्य दायित्व था। दबीर या सुमंत यह विदेश मंत्री होता था। और सेनापति अथवा सरे नौबत, तो सेना की भर्ती,
संगठन, रसद आदि का प्रबंध इसके प्रमुख कार्य थे। तो सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था और सर ए नौबत के मुख्य कार्य क्या थे? तो सेना में भर्ती करना सैनिकों की, संगठन को संचालित करना और उसमें जो रसद आदि की जो भी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति करना। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। तो जो धार्मिक कार्यों के लिए या विद्वानों को जो अनुदान राशि दी जाती थी वो किसकी देखरेख में दिया जाता था? पंडित राव के। इस तरीके से जो न्यायाधीश होता था तो यह मुख्य न्यायाधीश होता था राजा के बाद, मतलब राजा के बाद, राजा तो सर्वोच्च सब जगह होता था, वो सर्वोच्च सेनापति था, सर्वोच्च न्यायाधीश था और मतलब सारे प्रशासन का वो हेड तो होता ही था। इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी तथा फौजदारी मामले आते थे। किसके? तो न्यायाधीश के। अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों के अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी पड़ती थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो शिवाजी की जो मंत्री परिषद थी एक तरीके से अष्टप्रधान नाम की, तो उसमें दो ही ऐसे मंत्री थे, एक तो पंडित राव और न्यायाधीश, जिन्हें सैनिक कार्य नहीं करने होते थे। बाकी जितना भी पीछे मैंने बताया, इनको अपने असैनिक कार्य के साथ साथ सैनिक कार्य भी करने होते थे। मतलब इनसे ये उम्मीद की जाती थी युद्ध पड़ने पर ये युद्ध क्षेत्र में अपने सैनिक प्रतिभा का भी परिचय देंगे। चिटनीस तो ये पत्रकार या लिपिक होता था। मुंशी भी, और इसी को मुंशी भी कहा जाता था, जो एक प्रकार से सचिव का कार्य करते थे। अब थोड़ा सा प्रांतीय प्रशासन को देखें तो शिवाजी ने प्रशासन की दृष्टि से अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। शिवाजी ने अपने क्षेत्र को स्वराज्य कहा, मतलब शिवाजी का जो पूरा क्षेत्र था वो स्वराज था। इनका स्वराज जो 4 भागों में बांटा गया था, जो सूबे कहलाते थे। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी सरे कारकुन होता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सरे कारकुन कौन था? तो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था और इसी को जो है देशाधिकारी या सर सूबेदार कहा जाता था। तो सरे कारकुन, देशाधिकारी या सर सूबेदार, ये कौन था? तो शिवाजी के समय में प्रांतों का प्रमुख था। शिवाजी के समय में मराठा राज्य निम्नलिखित प्रांतों में विभाजित था। तो 4 प्रांतों में था। तो उत्तरी प्रांत, और इसका हेड कौन था पूछा गया है, जान लीजिए, पेशवा मोरो त्र्यंबक पिंगले थे इसके हेड। दक्षिणी प्रांत में थे पेशवा अन्नाजी दंतो। दक्षिणी पूर्वी प्रांत में थे पेशवा दत्तोजी पंत। और नहीं, देखिए दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में अन्नाजी दंतो हैं और दक्षिणी प्रांत में कौन है? तो पेशवा रघुनाथ पंत हनुमंते। तो ये 4 इनके प्रमुख कमांडर होते हैं और जो 4 सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं शिवाजी के अधीन। अब थोड़ा सा सेना को देख ले तो शिवाजी ने एक नियमित तथा स्थायी सेना रखी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में विभक्त थी, क्योंकि वहां हाथियों की तो जरूरत उतनी थी नहीं, और वो हाथियों की जरूरत अब समाप्त सी हो गई जब से मुगल परिदृश्य में आते हैं। क्योंकि हाथी जो है रसद उसद ढोने तक तो ठीक थे, लेकिन युद्ध मतलब बैटल फील्ड में उनकी उपयोगिता उतना निर्णायक अब नहीं रह गई थी, जब से मतलब उन्नत तरीके के वेपन्स का उपयोग होने लगा। तो अब जो मुख्य भूमिका थी वो अब धीरे धीरे आर्टिलरी की तरफ जा रही थी, तोप गोला बारूद बंदूकों की तरफ। और घुड़सवार सैनिकों का अभी भी महत्व था, क्योंकि यही जो है द्रुत गति से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे, आ जा सकते थे। तो घुड़सवार सेना 2 भागों में विभक्त थी। पहला था बरगीर। तो बरगीर वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। पूछा गया प्रश्न है। सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। मतलब जो बरगीर थे इन्हें राज्य की तरफ से घोड़ा और हथियार दिए जाते थे, जबकि सिलेदार ये स्वतंत्र टाइप के होते थे और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आर्मी ज्वाइन करते थे और इनकी अपने वेपन्स होते थे, अपने घोड़े होते थे और उसके बदले जब ये युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे एक पारिश्रमिक लेते थे। 25 अश्वारोही की एक टुकड़ी होती थी। मतलब एक टुकड़ी में कितने अश्वारोही होते थे? 25, और 25 घुड़सवार जो है एक हवलदार के अधीन होता था। और यही इनका क्रम है, जब 25 हवलदार, 25 घुड़सवार एक हवलदार और 5 हवलदार के ऊपर होता था कौन? एक जुमलादार होता था, और 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था, और 5 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था। और पंच हजारी के ऊपर कौन होता था? तो सर ए नौबत, जो सेना का सर्वोच्च अधिकार मतलब कमांडर होता था, सम्राट या छत्रपति के बाद।
सरे नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का जो है वो प्रधान होता था। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण कराया था जो 2 कमानों में बटी हुई थी, एक दरिया सारंग जिसका नेतृत्व मुसलमानों के हाथ में था और दूसरा नायक जिसका नेतृत्व हिंदुओं के अधीन था। तो ये भी आप जानते रहिएगा। मवाली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे तथा मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। तो ये बहुत ही ज्यादा जो मवाली थे, मावली, वो शिवाजी के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे। और क्यों इनको नियुक्त किया जाता था? क्योंकि ये पहाड़ी और लड़ाकू जाति थी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा शौर्यतापूर्ण कार्य करते थे। बहुत ज्यादा इनका जो है वो अपने सम्राट के प्रति, जैसे होता नहीं कि जो निजी अंगरक्षक होते हैं वो किसी भी कीमत पर अपने बॉस की रक्षा करेंगे ही, चाहे उसमें इनको अपने जान की बाजी ही लगा लेना पड़े। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे मवाली सैनिक। मावली याद रखिएगा, मवाली नहीं मावली। पागा घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था। अब देखते हैं राजस्व प्रशासन। तो शिवाजी को राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखिए मलिक अंबर पीछा नहीं छोड़े, जैसे दक्कन का एक तरीके से, दक्कन हुआ या दक्षिण, दोनों जगह मलिक अंबर की ही नीतियों का अनुसरण राजस्व प्रशासन में किया जा रहा है। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। नए क्षेत्र बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि भी प्रदान की जाती थी शिवाजी के समय में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जो नए क्षेत्र विजित किए जाते थे वहां और ज्यादा जो है कृषि का विकास हो सके, तो उसके तरफ भी प्रयास किया गया था शिवाजी के द्वारा। शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो किसने करवाया था? अन्नाजी दत्तों ने। पूछा गया प्रश्न है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारण किया गया। चौथ और सरदेशमुखी मराठा कराधान प्रणाली में 2 महत्वपूर्ण सर्वाधिक कर थे, महत्वपूर्ण कर थे। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्र में उपज का 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। तो चौथ मतलब 1/4, 1/4 पार्ट जो है विजित राज्यों से कर के रूप में लिया जाता था। और सरदेशमुखी यह आय का 10% या 1/10 अंश होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। मतलब चौथ के अलावा 1/10 और लिया जाता था आय पर। वो क्यों लिया जाता था? इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख मतलब प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। मतलब चूंकि हम जो है इस क्षेत्र के प्रधान है, हेड है, और हम ही आप लोगों की रक्षा करें, तो ऐसे में आपकी आय का 1/10 लेना हमारा अधिकार बनता है। और इसीलिए वो चौथ और सरदेशमुखी, चूंकि शिवाजी ही जो है वो मराठा क्षेत्र के पूरे सरदेश मुखी थे, तो ऐसे में उनको 1/10 उससे भी चाहिए होता था। तो ये चौथ और सरदेश मुखी का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं शिवाजी के बाद जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं संभाजी। और संभाजी सही मायने में इतिहास में थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी को उस तरीके से नहीं दिखाया गया है। कुछ उभारने का काम अभी एक लेटेस्ट में मूवी आई थी छावा। हालांकि अब इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जहां उनकी चीजों को बहुत महिमा मंडित किया गया है, जो इतिहासकार हैं इनके लिए बहुत अच्छा तो नहीं लिखते हैं। हालांकि बहादुर थे ही, पिता भाई योग्य पिता की संतान थे, तो कुछ अंश तो उनका रहेगा, बहादुर तो थे ही, लेकिन साथ में शिवाजी जैसी चालाकी या उस तरीके का रणनीतिक कौशल या वो मिलनसार स्वभाव नहीं था कि सबको लेके चल सके। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई। शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्रों, एक तो संभाजी थे और दूसरे राजा राम के बीच उत्तराधिकार का जो है वो विवाद खड़ा हो गया। संभाजी राजा राम को गद्दी से उतार करके 20 जुलाई 1680 को सिंहासनारूढ़ होते हैं। कौन? संभाजी होते हैं। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी थे। मतलब इसीलिए पिता पुत्र में पटता नहीं था और पिता नाराज होकर के इन्हें कैद तक में रखे थे कुछ समय तक। शिवाजी ने उसे मतलब संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था, परंतु शिवाजी की मृत्यु होते ही संभाजी ने अपने आप को कैद से मुक्त कर लिया। मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण संभाजी ने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश, ये नाम याद रखिएगा। और अगर ये मूवी आपने छावा देखी होगी तो मैंने पीछे की क्लास में भी चर्चा करी है। तो यही कवि कलश जो उनके साथ मारे जाते हैं, हमेशा छाए की तरह रहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहते हैं। और कवि कलश जो उत्तर भारतीय ब्राह्मण थे।
सर्वोच्च अधिकारी प्रतिनिधि के पद पर इनको नियुक्त दिया गया था। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को इन्होंने शरण भी दिया था और 11 मार्च 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने उनकी मतलब किसकी, संभाजी की और कवि कलश की हत्या करवा दी। उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया, मतलब जो रायगढ़ राजधानी थी मराठों की उस पर कब्जा कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा, तथा उनके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई, मतलब संभाजी की पत्नी जो येसुबाई थी और उनके पुत्र जो साहू जी महाराज थे, उनको जो है वो कैद कर लिया गया था और गिरफ्तार करके रायगढ़ के किले में कैद करवा दिया गया। संभाजी के समय में अष्टप्रधान का जो है विघटन हो गया। तो जो अष्टप्रधान शिवाजी के समय में महत्वपूर्ण स्थिति में थे, उनका विघटन कब हुआ? तो संभाजी के समय में हुआ, क्योंकि इनको अपने सरदारों पर विश्वास नहीं था। इसीलिए उत्तर भारतीय एक प्रमुख कवि होते हैं, विद्वान भी रहते हैं, कवि कलश को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और पूरी तरीके से जो अष्टप्रधान है उनकी शक्तियों को छीड़ कर देते हैं। और यही सब सम्मिलित कारण भी रहे हैं कि संभाजी जो है वो उतना सफल नहीं रहे, सफल उतना क्या बिल्कुल भी नहीं रहे अपने पिता की अगर तुलना की जाए तो। फिर राजा राम आते हैं, 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। तो संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम को मराठा मंत्रिपरिषद का राजा घोषित किया गया। 1689 ईस्वी में रायगढ़ में इनका जो है राज्याभिषेक होता है। राजा राम ने अपने आप को साहू का प्रतिनिधि माना। साहू कौन है? वही संभाजी के पुत्र जो पन्हाला के किले में औरंगजेब के कैद में हैं। सब पन्हाला कर रहे हैं, सारी रायगढ़ के किले में। और बाद में तो इन्हें दिल्ली भी ले आया गया था, मतलब तत्काल में तो पन्हाला के किले में कैद किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें दिल्ली भेज दिया गया था अपनी माता के साथ। उसने मराठा सरदारों को अपनी सेना रखने तथा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी राजा राम ने। 1689 ईस्वी में राजा राम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जिंजी चले आए थे। मतलब रायगढ़ चूंकि उतना ज्यादा अब सुरक्षित नहीं था और एक बार तो रायगढ़ मुगलों के पूरे अधीन में ही था, तो ऐसे में ये एक नई अपनी राजधानी बनाते हैं, जिंजी को बनाते हैं। जिंजी मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र बना तथा मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। तो जिंजी मराठा साम्राज्य की राजधानी किसके समय में बनी थी? तो राजा राम के समय में बनी थी। जिंजी के बाद 1699 ईस्वी में सतारा मराठों की राजधानी बनी। तो सबसे पहले रायगढ़, रायगढ़ के बाद जिंजी, जिंजी के बाद सतारा। कभी भी एक क्रम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 1700 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजा राम ने स्वतंत्रता संघर्ष को जो है वो जारी रखा। अब आते हैं शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई। तो 1700 से 1707 ईस्वी तक की स्थिति में शिवाजी द्वितीय शासक होते हैं, लेकिन ये चूंकि अल्पवयस्क होते हैं तो इनकी माता जो ताराबाई होती है उन्हीं के हाथ में वास्तविक सत्ता होती है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसने मतलब ताराबाई ने रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जो है जीत लिया था। फिर 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और जो उसके जो पुत्र शासक होते हैं बहादुर शाह प्रथम, वो साहू को मुगल अधीनता से मुक्त कर देते, मतलब कैद से मुक्त कर देते हैं। ऐसे में जब साहू दक्कन आते, मतलब दक्कन अपने बेस आते हैं मराठों में, तो फिर उत्तराधिकार का पुनः युद्ध शुरू हो जाता है और इसमें साहू विजयी होते हैं और 1707 से 1749 तक जो है ये छत्रपति के रूप में काम करते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, जिसका नाम बहादुर शाह आलम प्रथम था, मतलब ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासन करता है, वैसे वास्तविक नाम जो है इसका मुअज्जम रहता है। 8 मई 1707 ईस्वी को साहू को कैद से मुक्त कर दिया। साहू 17.5 वर्ष तक मुगलों का बंदी रहा था। जो मैंने पीछे आपको बताया ही था कि जब संभाजी की डेथ हुई थी तो उसके बाद उनकी पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को कैद में रखा गया था। तो 17.5 वर्ष तक ये कैद में रहे। और औरंगजेब की पुत्री एक होती है जीतू निसा, मतलब जिसको औरंगजेब बहुत ज्यादा मानता, और इन्हीं के प्रभाव स्वरूप जो है साहू के प्राणों की रक्षा हुई और इनका कन्वर्जन नहीं हुआ मुस्लिम में। नहीं तो औरंगजेब की जिस तरीके की धार्मिक नीतियां थी या जिस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति थी, तो कभी भी कुछ भी इनके साथ मिस हैपनिंग हो सकता था। लेकिन चूंकि साहू बचपन से ही इसी की देख रेख में पले बढ़े, तो एक अट्रैक्शन था, एक प्रेम था, मतलब पुत्रवत प्रेम हो गया था जीतू निसा को, और उसने ही जो है साहू को एक तरीके से अभयदान प्रदान किया था मुगलों के किले में।
12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में साहू तथा ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, वही उत्तराधिकार को लेकर के, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुए। अब देख रहे हैं ना कि बालाजी विश्वनाथ अब परिदृश्य में आ गए और यही सबसे पहला महत्वपूर्ण पेशवा होता है और बाद में साहू जी के बाद पेशवा की चीजें शुरू हो जाती हैं। तो 1708 ईस्वी में अपने सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते मतलब सेना के व्यवस्थापक का पद प्रदान किया, महत्वपूर्ण पद था। और 1713 ईस्वी में उसने पेशवा के पद पर आसीन किया। तो 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी बन जाता, सेना करते का भी इन्हें पद दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि से नवाजे जाते हैं। क्यों नवाजे जाते हैं? क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने साहू का साथ दिया था। फिर आते हैं राजा राम द्वितीय, 1749-50 करीब एक साल ये शासन करते हैं। जनवरी 1750 ईस्वी में राजा राम द्वितीय मराठों का राजा बना, क्योंकि साहू की डेथ हो जाती है 49 में, जिसे ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र बताया था। तो ये शिवाजी द्वितीय के पुत्र रहते हैं राजा राम द्वितीय। और 1750 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला संधि के तहत राजा राम द्वितीय से राज्य के सभी अधिकार छीन लिए। तो उस समय कौन होता है पेशवा 1750 में? बालाजी बाजीराव होते हैं, वही बालाजी विश्वनाथ के वंशज होते हैं। और इन्होंने छत्रपति से एक समझौता करते हैं और छत्रपति को केवल सिंबॉलिक प्रधान बना के रखते हैं, बाकी सारे वास्तविक अधिकार जो है अपने पास रख लेते हैं। किस संधि के माध्यम से? संगोला की संधि के माध्यम से। कब हुआ था? 1750 में। महत्वपूर्ण संधि है ये, और ये तिथि भी याद रखिएगा, मतलब सन 1750 में। इस संधि के तहत मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, छत्रपति नाम का प्रधान रह गया और सतारा के किले में बंदी की तरह जीवन जो है वो व्यतीत करने लगा। मतलब अब छत्रपति जो है वो केवल अपने किले में राजकीय सुख भोगे, बाकी उनसे प्रशासन से कुछ भी लेना देना नहीं था। सारा कार्य जो है वो पेशवा के द्वारा अब होने लगा था। तो इस प्रकार शिवाजी और उनके वंशजों का पूरा आपने इतिहास देख लिया। 15-20 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की क्लास रही होगी और देखिए कितना फ्रूटफुल क्लास थी। अब हम आएंगे पेशवा के अधीन जो है मराठा साम्राज्य को देखेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आधुनिक भारत में। तो आपका इस तरीके से एंशिएंट पूरी तरीके से खत्म हुआ, मध्यकाल खत्म हुआ, मराठा खत्म हुए, सिख खत्म हुए, बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट खत्म हो गए हैं। और इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। देखिए हमारे समृद्धि आईएएस का ये टेलीग्राम चैनल है, समृद्धि आईएएस ऑफिशियल @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल। तो अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि अब इधर हमारी करंट अफेयर्स के तमाम आएंगे। और अब धीरे धीरे हम यहाँ आपको पीडीएफ भी देना शुरू करेंगे। जो महत्वपूर्ण हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसके कुछ पीडीएफ जो आप लोग मांगते रहते तो वो भी देंगे। तो इसी टेलीग्राम पे आप लोग आए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब जो अभी जिससे हम आप रूबरू हैं, समृद्धि आईएएस का है, और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों जो है चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 730307507507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।